नमस्कार। आप सभी ने विज्ञान का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पाठ के 4 वीडियो देखे होंगे। इन वीडियो के पश्चात मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लगे हैं जो है वो इसमें इनसे थोड़े अलग तरीके, उनके पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज है। हालांकि वो उत्तर उन्हीं के उत्तर तो उसी में है, लेकिन फिर भी उनको पूछने का तरीका चेंज है। तो इस प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हालांकि ये अभिक्रियाओं का एक प्रकार ही है, किताब में भी आया हुआ है। ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया के अंतर्गत ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कोई भी हम अभिक्रिया करवाएंगे तो वो ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी। और इसी प्रकार ऊष्माशोषी जो है वो इसका उल्टा होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का जो है वो शोषण होता है। अब देखिए ऊष्माक्षेपी व ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी की यदि बात करें तो आपने चूने का पानी या चूना जो होता है बिना बुझा हुआ चूना, उसके अंदर यदि आप जल की मात्रा को मिलाते हो तो है वो गर्म हीट उत्पन्न करता है। इससे हम ज्ञात करते हैं, इसका मतलब है कि वो ऊष्मा का क्या कर रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा बाहर की ओर उत्सर्जित कर रहा है। इसी प्रकार एक प्रश्न और भी इनसे मिलता जुलता आता है कि श्वसन एक किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, श्वसन भी किस प्रकार की है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों या कैसे। तो उसमें आपको समझाना पड़ेगा कि श्वसन अर्थात श्वसन कहते हैं कि जो हम भोजन करते हैं, भोजन करने के लिए जो आप कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन काम में लेते हो, उस कार्बोहाइड्रेट का जटिल पदार्थ जो है वो सरल पदार्थों में अर्थात ग्लूकोज में टूटेगा और जिसके परिणाम स्वरूप हीट जो है वो उत्पन्न होगी। वही हीट उत्पन्न होने के कारण ही वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये है वो आपके पहला क्वेश्चन है। दूसरा आपने ये किया है हालांकि कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। कई बार ऐसा होता है कि अभिक्रिया ऐसे हिंदी में लिखी हुई आ सकती है आपके। एक तो जैसे मान लो आपको पहले बताया था कि इस प्रकार से लिखी हुई है Mg+O2 चेंज टू MgO। लेकिन कई बार क्या होता है, अभिक्रिया ऐसे लिखी हुई आ सकती है जैसे कि हाइड्रोजन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर कोई उसका संकेत सूत्र नहीं है। क्लोरीन लिखा हुआ आ सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ आ सकता है। तो इसको आपको संतुलित करने के लिए आपको ये प्रतीक याद होने चाहिए, अन्यथा आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि आप आवर्त सारणी को पूरी तरीके से याद करें। जैसे कि ये है हाइड्रोजन, साथ में ये है क्लोरीन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के पीछे 2 लगेगा, क्लोरीन के पीछे भी 2 लगेगा। ये जब क्रिया करेगी तो HCl बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको आपको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन 2 इधर भी है तो आपको इधर भी 2 करने हैं। अब क्लोराइड भी इधर 2 है तो इधर भी 2 हो गए हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखी हुई हिंदी में भी मिल सकती है अभिक्रिया, जिसको आपको पहले प्रतीक लिखने पड़ेंगे, फिर उस अभिक्रिया को संतुलित करने के पश्चात उसका पूरा उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको प्रतीक याद करने पड़ेंगे। प्रतीक के लिए आपको आवर्त सारणी या फिर आपको कम से कम 30 तत्वों के नाम परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक कंटिन्यू आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सब 30 तक आ जाते हैं। अधिकतर आपके उत्तर जो है वो 30 तक मिल जाएंगे। इसी प्रकार एक प्रश्न है किसी पदार्थ X। अब देखो आपको ज्ञात नहीं है कि ये X क्या है। X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। अब आपको सिर्फ ये मार्क करना है कि सफ़ेदी करने के लिए किन को काम में लेते हैं। तो पहली बात तो ये याद होना चाहिए कि सफ़ेदी करने के लिए किन को काम में लेते हैं। अब आपको सबको पता है कि सफ़ेदी के लिए हमें एक कट्टा मिलता है मार्केट से, उस कट्टे को लाता है। अब उस कट्टे में है क्या वो नहीं अपन पता। तो देखिए उसके अंदर होता है बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना, बुझा हुआ होगा तो फिर काम का ही नहीं है, बिना बुझा चूना है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaO, या इसको कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड।
अब इसका उपयोग करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं साथ में, क्योंकि सफ़ेदी को पानी के अंदर भिगो के रखते हैं, तो इसको किस में कर देंगे, पानी का सूत्र आप सभी को पता है H2O। अब इसकी जब अभिक्रिया होगी तो आपके बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, ये बना आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब है कि जो आपके बन रहा है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब उस घोल को आप क्या करते हो, पूरी सफ़ेदी जो आपके ये दीवार होती है उस दीवार के ऊपर आप लेप देते हो, पूरा लेप देते हैं। अब लेपने के बाद भी इसका तुरंत कलर नहीं आता, इसका भी एक रीज़न है, तुरंत कलर इसलिए नहीं आता, सूखने के बाद बहुत ही शानदार चमक होती है। इसका रीज़न है क्योंकि ये जो सफ़ेदी, हालांकि इसका उत्तर तो अपने ख़त्म हो गया, इसका उत्तर यही था कि आपको X पता करना था, तो X क्या है, CaO, X जो है वो CaO है। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया H2O के साथ करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब ये कैसा चूना है, ये बुझा हुआ चूना है, कैसा, बुझा हुआ। अब ये तुरंत आपके सफ़ेदी उत्पन्न, चमक उत्पन्न नहीं करेगा, चमक इसका रीजन है ये सफ़ेदी करने के पश्चात दीवार पर कर लेते हो तो ये क्या करता है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती ही है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो एक पदार्थ बनेगा जिसका नाम है CaCO3 प्लस साथ में आपके H2O, यानी H2O तो उड़ जाएगा बाहर की ओर और आपके पदार्थ बन रहा है CaO। इसी के कारण चमक होती है क्योंकि ये संगमरमर का सूत्र है, यह संगमरमर का सूत्र है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपके हो गया तीसरा प्रश्न। हालांकि ये पूछे तो लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। आपका यदि इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो इतना ही देना है। चौथी एक और बात थी, अवक्षेपण अभिक्रिया, ये भी आपके दी हुई है। अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब होता है अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब कोई भी आप अभिक्रिया करवाते हो तो अभिक्रिया होने के पश्चात उत्पाद के रूप में जो आपके बन रहा है, उस उत्पाद में जो पदार्थ बन रहा है उसमें एक अवक्षेप के रूप में अलग नीचे जम जाता हो और दूसरा उसके ऊपर रहता हो। जैसे कि मान लो आप रेत और पानी का घोल मिलाओ, घोलने के पश्चात उसको थोड़ी देर स्थिर कर दें तो रेत नीचे रहेगी, पानी ऊपर रहेगा, इसका मतलब वो एक अवक्षेप है। तो ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारकों के अभिक्रिया करने के पश्चात उत्पाद के रूप में उनमें एक पदार्थ अवक्षेप के रूप में रहता है तो उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक उदाहरण है Na2SO4 प्लस BaCl2, सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो आपके NaCl प्लस BaSO4 ये बन रहा है नमक। इनके अंदर बेरियम सल्फेट जो है वो अवक्षेप के रूप में बचेगा। हालांकि यह अभिक्रिया प्लस माइनस वाली भी है, इनमें आयनों का आदान प्रदान भी होता है। इस अभिक्रिया का उदाहरण आप जो है वो द्विविस्थापन के अंदर भी इसको काम में ले सकते हैं, क्योंकि द्विविस्थापन हो रहा है, Na2 के साथ में जुड़ रहा है ये और Ba के साथ में जुड़ रहा है ये, प्लस वाला ये माइनस वाला प्लस के साथ और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जुड़ रहा है, यानी इसके अंदर अवक्षेपण अभिक्रिया भी है और साथ में आपके ये भी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी ये है। इसके अलावा एक और है कि आपको ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि निम्न में XYZ क्या है, या XYZ की पहचान कीजिए। तो XYZ की पहचान के लिए आपके सामने तीन अभिक्रियाएं दी हुई है, Cu प्लस CO2 चेंज इनटू नमी, और इधर लिखा हुआ है हरा पदार्थ और पास में लिखा है X, यानी जो हरा पदार्थ बन रहा है यानी कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करते हैं नमी की उपस्थिति में, तो हरा पदार्थ बन रहा है और उस पदार्थ का नाम हमें नहीं पता है या पदार्थ कौन सा बन रहा है वो नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि X है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये कॉपर है यानी तांबा, तांबे के अंदर जब संक्षारण की प्रक्रिया होती है तो हरा रंग पदार्थ बनता है। कॉपर और CO2 की जब क्रिया होगी तो CuCO3 बनेगा, यानी इसकी जगह देखो ये Cu तो है ही, CO2 के साथ में एक ऑक्सीजन वायुमंडल की नमी से ग्रहण करेगा और CuCO3 बनेगा।
कॉपर कार्बोनेट, यानी कि जो तांबे के ऊपर जो संक्षारण या जंग लगता है वो हरे रंग का पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। ऐसा ही एक और दिखा हुआ है Ag+Y। वाई क्या है हमें नहीं पता अभी। चेंज इनटू हवा की उपस्थिति में काले रंग का पदार्थ बनता है और उस पदार्थ का नाम हमें पता है Ag2S। इसका मतलब है कि Ag का ये Ag आ गया, ये पदार्थ बन रहा है। इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसकी जगह क्या आ जाएगा, Y की जगह आएगा S। तो हम यहाँ पर S लिख सकते हैं और ये 2Ag+S यानी सल्फाइड की क्रिया, सल्फर की क्रिया जब इसके साथ होगी तो आपके काले रंग का पदार्थ, यह भी चांदी के ऊपर जो है वो संक्षारण की प्रक्रिया का उदाहरण है, यानी चांदी में भी जंग लगता है हवा की उपस्थिति में। एक है FeSO4 को हीट की उपस्थिति में जब होगा तो इसके साथ में Fe2O3 बनेगा, SO3 बनेगा और साथ में Z दिया हुआ है, और क्या बनेगा वो हमें नहीं पता। तो इस अभिक्रिया को आप संतुलित करके देख सकते हैं। Fe इधर 2 है तो इधर भी 2 कर लीजिए, S इधर 2 है तो इधर S 1 आया हुआ है, इसका मतलब Z बराबर 1 तो S आ ही रहा है। O इधर देखिए 4 और 2 का आगे से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 SO इधर है। इधर देखिए 3 और 3 6 है, इसका मतलब 2 कम पड़ रहे हैं तो O2 यानी Z की जगह क्या आ जाएगा, SO2। तो ये आपके इस प्रकार की अभिक्रियाएं भी आ सकती है कि X, Y, Z या ABC की जगह क्या होगा। तो इस प्रकार के ये पहले पार्ट के प्रश्न हैं। और भी कोई समस्या हो, आपसे कोई प्रश्न नहीं हो रहा हो या आपको कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे आप सेंड कर सकते हैं।